IS 12 क्या है, दैट इज रिलेटिंग टू इनकम टैक्स। ठीक है, बड़ा है, मशहूर है, और कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है शायद, लेकिन आई थिंक हम इसको बड़े आसानी से आसान अल्फाज में पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। तो इस स्टैंडर्ड पे जाने से पहले जो है मैं आपको स्लाइड शेयर करना चाह रहा था। हम ऐसे ही करते थे पहले। ठीक है, IS 12 इनकम टैक्स, ये स्टैंडर्ड भी 90s का स्टैंडर्ड है, 1998 में आया। ठीक है, तो इस स्टैंडर्ड में आपको पता है दो चीजें डिस्कस होती है मेन, एक करंट टैक्स और दूसरा डेफर्ड टैक्स। इस करंट और डेफर्ड पे भी जाने से पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड अगर बताऊं, देखें ये लिखा हुआ है इनकम टैक्स, IS 12 इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स। ठीक है, मतलब टैक्स और किस पे, इनकम पे। और आपको पता है इनकम का मतलब क्या होता है, कि रेवेन्यू, ठीक है, लेस एक्सपेंसेस, जो अर्निंग्स बचे उन पे टैक्स। ठीक है, तो इनकम टैक्स इस स्टैंडर्ड का ब्रेकअप क्या हुआ, कि ऐसा टैक्स जो रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचे उस पे जो हम टैक्स दे रहे हैं वो क्या है, हमारा इनकम टैक्स है। ठीक है, तो अब इसमें ना इनकम पे दो तरह के टैक्सेस हो सकते हैं, एक तो जो आपने इसी साल पैसे कमाए, ठीक है, उस पे जो टैक्स आपका बनता है वो आपका इनकम टैक्स हो गया। ठीक है, उसे आप करंट टैक्स कहेंगे, कि मैंने मेरी करंट अर्निंग्स पे जो टैक्स बनता है ना वो मेरा करंट टैक्स है। ठीक है, आप उसको क्या कहेंगे, करंट टैक्स। दूसरा है डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड का मतलब ये है कि वो टैक्स डेफर्ड होगा, मतलब वो बेनिफिट भी हो सकता है। देखें ना, टैक्सेशन में आपको बेनिफिट भी हो सकता है, लाजमी नहीं कि आपको टैक्स ही लगे आप इनकम कमाएं। ठीक है, हो सकता है कि आपने लॉस कमाया हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आप पे टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स सेविंग्स है आप पे। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, एक तो करंट टैक्स है, करंट टैक्स क्या है, करंट ईयर्स की अर्निंग्स पे जो टैक्स आप पे कर रहे हैं। ठीक है, और जो डेफर्ड टैक्स है, ठीक है, वो क्या है, कि ऐसा टैक्स जो आप करंट ईयर्स की, मतलब जो मामलात हैं, जो लाइबिलिटीज आपने बुक्स में रिकॉर्ड की हुई हैं, और जो टैक्स वाले मामले, क्योंकि देखें जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, इसकी बेस पे आप अकाउंटिंग्स में जो फिगर्स आ रही होती हैं, एसेट लाइबिलिटीज, वो जो है ना फैच होती हैं, वो रिकॉर्ड करते हैं आप स्टैंडर्ड्स की बेस पे। मतलब अकाउंटिंग की बाइबल स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, लेकिन टैक्सेशन की बाइबल इनकम टैक्स है, उस कंट्री का स्टेच्यूट है, उस कंट्री में जो भी टैक्सेशन से रिलेटेड इम्प्लीकेशंस हैं, लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, वो हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों में ना अक्सर कॉन्ट्राडिक्शन होती है। कॉन्ट्राडिक्शन से मुराद ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कोई फर्क, लेकिन इसमें थोड़े फर्क होते हैं। ठीक है, उन फर्क्स को हम फिर हम क्या कर लेते हैं, टेम्परेरी डिफरेंस भी कह लेते हैं, और उनको परमानेंट डिफरेंस भी कह देते होते हैं। ठीक है, नेचर के हिसाब से वो क्या है क्या, उसको अब अभी हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे होंगे। तो इनकम टैक्स में मैंने आपको ब्रॉडरली क्या बताया, इनकम टैक्स ऐसा टैक्स जो इनकम पे लगता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, करंट ईयर में जो लगता है उसको करंट टैक्स कह रहे होते हैं हम नॉर्मली। और जो डेफर्ड टैक्स है वो डेफर्ड है, मतलब देखें नाम से ये डिलेड टैक्स, आपके फ्यूचर में जाके देने पड़ेंगे टैक्सेशन। ठीक है, तो उसको हम डेफर्ड टैक्स कहते हैं। वो डेफर्ड टैक्स एसेट भी हो सकता है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी भी हो सकती है। ठीक है, तो हम चलते हैं करंट टैक्स में क्या है, करंट टैक्स रिकॉग्नाइज लाइबिलिटी फॉर अनसेटल्ड पोर्शन ऑफ टैक्स एक्सपेंस। ठीक है, अनसेटल्ड पोर्शन जितना होगा आप उतना अपना करंट टैक्स रिकॉर्ड कर लेंगे। नॉर्मली होता है ना इस तरह के, पूरे साल में आप इनकम जो कमाते हैं, लेट्स सपोज आपको उस पर 100 रुपीज टैक्स बनता है। ठीक है, लेकिन आप पूरे साल में इन डिफरेंट फॉर्म्स एडवांस टैक्स वगैरह भी दे रहे होते हैं। पाकिस्तान में जैसे बहुत ज्यादा एडवांस टैक्स है, आपको मतलब पेमेंट करते हुए लोग आपका टैक्स काट लेते हैं, आप बिजली के बिलों में दे रहे होते हैं, आप अंडर सेक्शन 147 एडवांस टैक्स जमा करवा रहे होते हैं। मतलब डिफरेंट रजीम्स है ना टैक्सेशन की, विद होल्डिंग टैक्स की फॉर्म में। तो इस केस में क्या होगा, स्टैंडर्ड आपको कहता है कि जितना आप पे बनता था 100, और आपने लेट्स सपोज पूरे साल में 60 रुपये ऑलरेडी दे चुके हैं आप। ठीक है, तो आप फिर क्या करें, जो रिमेनिंग आपका 40 है ना, आप उसकी अकाउंट्स में प्रोविजन बुक कर ले। उसको एक्सपेंस आपका 100 ही है,
ठीक है, एक्सपेंस में इतना ही रहेगा 100 ही, लेकिन उसके ब्रेकअप में नोट में शो करवा दें कि 60 जो है ना ऑलरेडी पेड है, और जो 40 जो है ना वो मेरी प्रोविजंस है, अनसेटल्ड है स्टिल। ठीक है, कई दफा आपका एसेट भी आ जाता होता है। एसेट कब आता है? नॉर्मल तब आता है कि जब आपके लॉसेस वगैरह चल रहे हो, या आपने जो है ना अमाउंट ही ज्यादा पे कर दिया। लेट्स सपोज आपका बनता तो 100 था, आपने 160 पे कर दिया है, ठीक है, तो 60 रुपये आपका क्या आ गया? एसेट आ गया। तो इस तरह के मामला भी चल रहे होते हैं। ठीक है, टेम्परेरी डिफरेंस क्या होते हैं? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट और लाइबिलिटी, मतलब वो अमाउंट जो अकाउंट्स में रिकॉर्डेड है, ठीक है, इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इट्स टैक्स बेस। ठीक है, अकाउंट्स में जो चीजें रिकॉर्डेड होता है ना उनको हम क्या देते हैं? कैरिंग अमाउंट है ये एसेट की या लाइबिलिटी की। ठीक है, और टैक्स बेस क्या है? कि वो अमाउंट जो एज पर टैक्स लॉ कैलकुलेट हुई है उसको हम टैक्स बेस कह रहे होते हैं। ठीक है, इन दोनों का जो फर्क है ना उसको टेम्परेरी डिफरेंस कहते हैं, कि ये फ्यूचर में जाके रिकग्नाइज हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर प्लांट एंड मशीनरी है, आप अपने हिसाब से उसको 5% के हिसाब से डेप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी कैरिंग वैल्यू कुछ और आएगी। ठीक है, आपको पता है कि जो टैक्स है उसमें डेप्रिसिएशन के रेट अंदर थर्ड स्केड्यूल डिफरेंट है, वो 10% के हिसाब से है, तो उसमें कोई और वैल्यू आएगी। तो इन दोनों वैल्यू का आपस में जब फर्क आएगा तो उसको क्या कह देंगे हम? टेम्परेरी डिफरेंस। ठीक है, उस पे फिर हम डेफर टैक्स जो है ना कैलकुलेट कर रहे होंगे। आपको पता है कि अगर एसेट हो, एसेट की कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो और टैक्स बेस कम हो, ठीक है, तो उससे क्या आता है? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। ठीक है, और टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस पे हमेशा डेफर टैक्स लाइबिलिटी आती है। इसी तरह अगर एसेट की अमाउंट कम हो और टैक्स बेस ज्यादा हो तो फिर डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस आएगा। डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस पे डेफर टैक्स एसेट आता है। ठीक है, तो ये है जी, टैक्स बेस ऑफ एन एसेट, इट इज द अमाउंट दैट कैन बी डिडक्टेड फॉर टैक्स पर्पसेस व्हेन द एसेट्स वैल्यू इज रिकवर्ड। ठीक है, कि जब टैक्स बेस क्या होती है? बेसिकली वो अमाउंट जो अंडर टैक्सेशन लॉ कैलकुलेट हो। ठीक है, या दूसरे लफ्जों में वो अमाउंट कि जब उस एसेट को हम बेच दें, ठीक है, तो कितनी वैल्यू हम माइनस कर सकते हैं, तो वो आपकी क्या है? टैक्स टैक्स बेस है। ठीक है, इफ द इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द एसेट आर नॉट टैक्सेबल देन द टैक्स बेस ऑफ द एसेट इक्वल टू इट्स कैरिंग अमाउंट। ठीक है, अगर मतलब टैक्स वालों में आप में कोई फर्क ही नहीं है, टैक्सेबल ही नहीं है वो अमाउंट्स, तो फिर तो कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस सेम ही है। ठीक है, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपने जस्ट बस ये याद रखना है कि जो अकाउंट्स में अमाउंट आ रही होती हैं वो कैरिंग अमाउंट होती हैं एसेट्स की और लाइबिलिटी की, वो अंडर आईएफआरएस आती हैं। ठीक है, जो टैक्स बेस होती है वो अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस या किसी भी कंट्री के जो रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स हैं उनके अंडर आ रही होती है। ठीक है, तो इस केस में फिर क्या हो? दोनों में जब फर्क हो तो उसको हम डेफर टैक्स एसेट या लाइबिलिटी कहते हैं, और वे फ्यूचर में जाके रिवर्स हो रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह लाइबिलिटी भी यही है कि इट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ द लाइबिलिटी, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रही होती है। इसकी टैक्स बेस क्या होगी? माइनस द अमाउंट दैट विल बी डिडक्टेड फॉर टैक्स पर्पजेज। ठीक है, तो करंट टैक्स वगैरह आ गया। करंट टैक्स की मेजरमेंट क्या करते हैं? कि मेजर द एसेट या लाइबिलिटी यूजिंग द टैक्स रेट दैट आर इनेक्टेड, मतलब आपने करंट टैक्स किस मेजर रेट पे लेना है? कि जो भी उस रेट जो है ना उस कंट्री में चल रहा हो। जैसे पाकिस्तान में कंपनीज के लिए 29% रेट है, स्मॉल कंपनी के लिए 20% रेट है, यूएई में आई थिंक 5% भी है, डिफरेंट मतलब रेट है, और डिफरेंट रेट्स हैं। तो आपने उसी हवाले से जो है ना जो भी मतलब रेट हो उसी हिसाब से आपने टैक्सेशन एक्सपेंस बुक करना है। ठीक है, टेम्परेरी डिफरेंसेस वगैरह हम देखा है। उसके बाद जी एक ये एग्जांपल पढ़ने, रिबटेबल प्रिजम्पशन, उसके बाद मैं आपको एक स्लाइड पे लेके जाऊंगा। ठीक है, जिसमें हम ना प्रैक्टिकली डेफर टैक्स वगैरह जो है ना इसको देख रहे होंगे, ताकि आपको चीजें समझ आए इसकी। जी, रिबर्टेबल प्रिजम्पशन क्या है? जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ना, IS 40 है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं कि बेसिक रूल है कि व्हेन एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज measured एट फेयर वैल्यू अंडर IS 40, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट द एसेट विल बी रिकवर्ड थ्रू सेल। ठीक है, नॉट थ्रू यूज। जब IS 40 जिसको हम फेयर वैल्यू पे मेजर कर रहे होते हैं ना, तो उसकी फेयर वैल्यू इस assumption से कैलकुलेट करते हैं कि इसको हम सेल करेंगे, मतलब मार्केट से पूछ लेते हैं कि यार कितनी वैल्यू है इस एसेट की, तो उसी पे हम उसको बुक कर लेते हैं। ठीक है, अब जब डेफर टैक्स आएगा ना, मतलब डेफर टैक्स में हम इसकी टैक्स बेस क्या लेंगे? ये तो इसकी अकाउंटिंग बेस आ जाएगी ना। तो वो क्या स्टैंडर्ड कहता है कि
Therefore, the deferred tax is calculated based on the assumption of sale, even if the management actually plan to use the property. बेशक आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन assumption हम भी यही लेंगे कि आप इसको भी सेल ही करेंगे। तो हम देखते हैं कि फिर इसकी क्या वैल्यू है। जैसे कि when the presumption can be rebutted, रिबटेड कहते हैं इग्नोर। कब इसको इग्नोर किया जा सकता है कि द प्रॉपर्टी इज डेप्रिसिएबल, जैसे बिल्डिंग वगैरह है, ठीक है, वो डेप्रिशिएबल होती है। द प्रॉपर्टी इज हेल्ड टू अर्न रेंटल, रेंटल के लिए आप कर रहे हैं उसको, ठीक है, बेनिफिट्स ले रहे हैं, लेकिन आप उसकी फेयर वैल्यू क्या मेजर कर रहे हैं, कैसे, कि जैसे हमने उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, लैंड जो है ना कैन बी डेप्रिशिएटेड, नो, डेप्रिशिएट नहीं हो सकती। बिल्डिंग है डेप्रिशिएटेड, यस, ठीक है। लैंड की वैल्यू रिकवरी कैसे होगी, अज्यूम कर रहे हैं कि सेल के थ्रू हम रिकवर करेंगे। और बिल्डिंग को कैसे करेंगे, यूज करेंगे, कमरे बनाए हुए लोगों को रेंट पे देंगे, ठीक है, उधर से पैसे कमाएंगे। और फिर वैल्यू कैसे आप डेफर्ड टैक्स के लिए कैलकुलेट करेंगे, लैंड की अज्यूम करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब मार्केट से पूछ लेंगे कि यार कितनी वैल्यू है। और बिल्डिंग की कैसे, कि बिल्डिंग की वैल्यू ये थी, उस पर डेप्रिसिएशन रेट इतना लगा, तो उसकी कैरिंग वैल्यू ये आ गई। आपने इसकी वैल्यू इस तरह से निकालनी है, ठीक है, बिल्डिंग की। और लैंड की कैसे आपने निकालनी है, मार्केट से पूछ लेना है कि यार इसकी वैल्यू क्या है। तो इस तरह से हम इसको जो है ना वो कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो डेफर टैक्स लाइबिलिटी IS 12 बेसिक रूल क्या है, अ डेफर टैक्स लाइबिलिटी इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर ऑल टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस। मैंने आपको बताया कि डेफर टैक्स लाइबिलिटी जो है ना वो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस पे आती है, ठीक है, कि जो फ्यूचर में आपको टैक्स ज्यादा लगेगा, तो आज ही ना आप उसका डेफर टैक्स लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लें जो आपको देने पड़ेंगे पैसे। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मैं आपको एक स्लाइड्स पे लेके चलता हूं, अगर आपको डिफिकल्टीज पेश आ रही है तो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड थोड़ा ना टेक्निकल सा स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब इंशाल्लाह जो है ना आपको समझ आना मजीद बेहतर समझ आएगी, हम दोबारा फिर स्टैंडर्ड पे मूव कर रहे होंगे। ये देखें जी, डेफर टैक्स एसेट एंड लाइबिलिटीज इन सिंपल टर्म्स, ठीक है। इमेजिन करें, इमेजिन दैट यू हैव अ स्मॉल बिजनेस सेलिंग टॉयज। आप अपना बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड होके आराम से बैठ जाएं। अभी जो आपने पढ़ा है वो यही है कि करंट टैक्स होता है, डेफर टैक्स होता है। करंट टैक्स करंट ईयर की अर्निंग्स पे होता है, डेफर टैक्स जो है ना नॉर्मली जो हमारे और टैक्सेबल के अमाउंट उनके जो डिफरेंसेस होते हैं ना, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के और जो टैक्स के, उसमें जो फर्क होता है ना, उस पे जो अमाउंट बने उसको हम डेफर टैक्स कह रहे होते हैं, ठीक है। आपने बस ये ज़हन में रखना है फिलहाल की हद तक। और 20 को जो है ना सिनेरियो को देखें। इमेजिन दैट यू हैव अ स्मॉल बिजनेस सेलिंग टॉयज, द गवर्नमेंट हैज रूल दैट you need to pay a certain amount of tax on the profit you make from your business. This is called income tax, ठीक है। आपका बिजनेस है, आप पैसे कमा रहे हैं, जो पैसे कमा रहे हैं ना प्रॉफिट वगैरह, उस पर गवर्नमेंट आपसे कोई टैक्स लेती है, उसको आप इनकम टैक्स कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो गया। However, sometime there might be a difference between the amount of profit you show in your business accounts and the amount of profit the government consider for tax purpose, ठीक है। अक्सर फर्क होता है कि जो आपकी बुक्स में प्रॉफिट आता है उसमें, और जो है ना टैक्स में, जैसे होता है ना आपके अकाउंट्स में लेट्स सपोज आपका प्रॉफिट आ गया 200 मिलियन, ठीक है, लेकिन जो टैक्स में आप कंप्यूटेशन करते हैं ना उसमें फर्क डिफरेंट होता है। मतलब आप उसमें अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देते हैं, अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन को ऐड बैक कर देते हैं, टैक्स डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, प्रोविजंस को ऐड बैक कर देते हैं। अब मुख्तलिफ तरह की जो है एडजस्टमेंट लेते हैं तो उससे एक प्रॉफिट आता है और वो डिफरेंट होता है प्रॉफिट। तो इस केस में क्या होगा कि दिस डिफरेंस कैन हैपन बिकॉज ऑफ वेरियस रूल एंड रेगुलेशन सेट बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटीज, ठीक है। Remember, taxes are always paid on the profit that is considered by government for tax purpose as per the tax law. आपके अकाउंट्स में जो प्रॉफिट आया है ठीक है, लेकिन आपने जो टैक्स देना है ना वो वही उसी पे टैक्स देना है जो गवर्नमेंट आपको कह रही है कि आपका ये प्रॉफिट है उस पे अंडर टैक्स लॉस, ठीक है। तो अब इनमें जो फर्क होगा उसके क्या होगी, देखो पॉसिबिलिटी वन, क्या पॉसिबिलिटी है कि नाउ इफ द प्रॉफिट यू शो इन योर अकाउंट्स इज हायर देन द प्रॉफिट द गवर्नमेंट कंसीडर फॉर टैक्स पर्पस। मतलब आपने अकाउंट्स में 100 रुपए प्रॉफिट शो करवा दिया, गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं 80 रुपए आपका बनता है, ठीक है, तो अब आप पे टैक्स तो 80 पे लगेगा। तो अब क्या हुआ कि आपने इस साल कम टैक्स दिया, ठीक है, तो उसका अब क्या मतलब हुआ, इन दिस केस यू कैन क्रिएट समथिंग कॉल्ड डेफर टैक्स लाइबिलिटी। आप अपनी किताबों में आज जो आपने कम टैक्स दिया है ना उसकी एक उतनी कम अमाउंट से एक डेफर टैक्स लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लें कि ये मैंने फ्यूचर में जाके पैसे देने हैं। इट सेज दैट यू ओ देम
आपने पैसे देने हैं, सम एक्स्ट्रा मनी इन फ्यूचर। तो आज ही अब आप जो है ना क्या कर लें, आपका वो जो डिफरेंस है ना उसको स्टैंडर्ड कहता है टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, और उस डिफरेंस पे जो लाइबिलिटी बनती है उसको कहता है डेफर टैक्स लाइबिलिटी। तो स्टैंडर्ड कहता है कि आज आपने जो कम पैसे दिए ना गवर्नमेंट को, आप आज अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लें कि डेफर टैक्स एक्सपेंस डेबिट, डेफर टैक्स लाइबिलिटी क्रेडिट, ये मुझे फ्यूचर में देने पड़ेंगे। ठीक है। पॉसिबिलिटी टू क्या है कि इफ द प्रॉफिट यू शो इन योर अकाउंट इज लेस देन, आपने अकाउंट्स में 80 रुपए शो किया प्रॉफिट, और टैक्स वाले कहते हैं कि भाई 100 रुपए बनते हैं आपके, तो अब वो तो 100 पे रेट लगाएंगे, आप जो मर्जी कहते हैं उन्हें 100 पे रेट लगाने। अब क्या होगा कि टैक्स वालों को आपने ज्यादा पैसे दे दिए। ठीक है। तो उसका क्या बेनिफिट होगा कि कल को फ्यूचर में जाके जो एडजस्टमेंट्स वगैरह टैक्स वालों ने ली है ना, वो जब आप अपने अकाउंट्स में रिवर्स हो रहे होंगे ना, जब वो डिफरेंसेस, तो आपको क्या होगा कि कम टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन कब, फ्यूचर में। तो स्टैंडर्ड कहता है कि यार आप आज ही एसेट रिकॉर्ड कर लें, जैसे आपने लाइबिलिटी रिकॉर्ड की थी ना टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस पे, आप डेफर टैक्स एसेट जो है डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस पे, के फ्यूचर में आपको माइनस करने की इजाजत होगी, जो आज टैक्स वाले माइनस नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट ज्यादा हो गया है। ठीक है। तो आज आप क्या कर लें, उसको डेफर टैक्स एसेट बुक कर लें अपने अकाउंट में, क्योंकि अब आप जो है ना हकदार हैं उनसे पैसे लेने के, लेकिन फ्यूचर में। ठीक है। वेन यू ओ द गवर्नमेंट, जब आप गवर्नमेंट को पैसे देने के वो हकदार हो, मतलब देने पड़े, तो उससे क्या होगी, डेफर टैक्स लाइबिलिटी आएगी। जब गवर्नमेंट ने आपके पैसे देने हो, आज उन्होंने ज्यादा ले लिया आपसे पैसे, लेकिन कल को कम लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो आपका डेफर टैक्स एसेट होगा। ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस पे आती है। ठीक है। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस क्या है कि ऐसे डिफरेंस हैं कि फ्यूचर में जाके टैक्स मुझे ज्यादा देना पड़ेगा, तो लिहाजा उन पे क्या आएगा, डेफर टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है। और ये डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है कि आज तो मैं, मतलब मुझसे ज्यादा पैसे ले लें, लेकिन फ्यूचर में सारे माइनस करूंगा। ठीक है। तो उस पे क्या होगा, डेफर टैक्स एसेट आएगा। दीज थिंग हैपन बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द वे बिजनेस कैलकुलेट देयर प्रॉफिट। ठीक है। ये मतलब इनका रीजन क्या है कि बिजनेस किस तरह प्रॉफिट कैलकुलेट करे, यार बिजनेस बेचारे कैसे करें, जैसे आईएफआरएस कहते हैं हम वैसे कर लेते हैं, टैक्स वालों के अपने कानून है, फर्क तो आने ही आने हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो है इस पे फर्क आ सकते होते हैं। ठीक है। तो ये इस स्लाइड से होपफुली आपको इंशाल्लाह जो है मजीद बेहतर समझ आई होगी। अब हम दोबारा अपनी पिछली स्लाइड पे वापस आते हैं। तो अब आप देखिएगा डेफर्ड टैक्स एसेट और लाइबिलिटीज को मैंने जो है ना ये आपको बताई हुई है, अगर आप इनको आराम से ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। ठीक है। डेफर टैक्स को अगर हम पढ़ें तो स्टैंडर्ड कहता है कि आपने तमाम मामलात में डेफर टैक्स रिकॉर्ड करने हैं कि जहां एसेट की कैरिंग अमाउंट उसकी टैक्स बेस से ज्यादा हो। ठीक है। डेफर टैक्स लाइबिलिटी उस पर रिकॉर्ड करनी है, लेकिन एक ये कंडीशन है, तीन मतलब एक नहीं तीन कंडीशन है, उस पर नहीं करनी। जैसे कि इनिशियल रिकग्निशन ऑफ गुडविल, आपने किसी कंपनी को एक्वायर किया, ठीक है, उस पर गुडविल रिकग्नाइज की, तो गुडविल को आपको पता है ना कि टैक्स वाले तो गुडविल वगैरह कुछ नहीं मानते, वो कहते हैं कि यार ये क्या बात हुई है, तो आपने एक एडजस्टमेंट सी पास की हुई है आगे। ठीक है। तो आपकी किताबों में गुडविल आ रही है, मतलब एसेट है, उसकी टैक्स बेस जीरो है। नॉर्मली जिस जब एसेट की कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो, टैक्स बेस कम हो, तो आप डेफर टैक्स लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन गुडविल है इस केस में आप नहीं करेंगे, ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है। तो जब आप ये मैंने आपको जो बोल के बताया ना, ये सारी लिखी हुई है इधर चीजें, आप इसको पढ़ सकते हैं, एग्जाम्पल भी दी हुई है। उसके बाद है इनिशियल रिकग्निशन ऑफ एन एसेट और लाइबिलिटी। एक आपने एक एसेट खरीद लिया या लाइबिलिटी आपने कमिट की कि मैं पैसे दूंगा, तो भाई एक तरह की ट्रांजैक्शन है ना, इस पे कौन सा कोई अकाउंटिंग प्रॉफिट या टैक्सेबल प्रॉफिट हिट हुआ ना, या कोई बिजनेस कॉम्बिनेशन है। ठीक है। तो इस केस में भी कोई जो है ना डेफर टैक्स वगैरह के मामलात नहीं आएंगे। इसी तरह अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरीज, ब्रांचेस, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। आप एक ग्रुप है, ठीक है, आप माशाल्लाह अच्छे पैसे कमा रहे हैं, आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन डिविडेंड नहीं दे रहे लोगों को, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ही प्रॉफिट पड़े हुए हैं आपके पास। ठीक है। तो स्टैंडर्ड आपको कहता है कि उन पे भी आपने कोई डेफर टैक्स वगैरह रिकॉर्ड नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है। ठीक है। इन्वेस्टर कैन कंट्रोल, इन चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। तो आप इस पे कोई जो ना डेफ टैक्स वगैरह कैलकुलेट ना करें। तो ये मैंने आपको कुछ कंडीशंस बताई कि नॉर्मली हम हर चीज पे, हर एसेट लाइबिलिटी पे डेफर टैक्स रिकॉर्ड कर रहे होते हैं नॉर्मली। ठीक है। मतलब जो भी स्टैंडर्ड के स्कोप में है, लेकिन ये तीन एक्सेप्शंस हैं, एक गुडविल की, एक
इनिशियल रिकग्निशन ऑफ एन एसेट लाइबिलिटी की, और दूसरी है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और सब्सिडरीज वगैरह की। इन केसेस में आप जो है ना डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, इसी तरह जो मतलब डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करते, इसी तरह डेफर्ड टैक्स एसेट है वो भी आप तमाम चीज़ों पे करते हैं, मतलब डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस पे, अनयूज टैक्स लॉसेस। ठीक है, आपके लॉसेस ही लॉसेस आ रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट है ही नहीं, किसके अगेंस्ट एडजस्ट करें आप। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कहता है कि आप इसको एसेट बुक करते जाएं। अक्सर होता है ना, मुख्तलिफ मुल्कों में है कि आप जो है ना आपको जो लॉस हो 3 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मतलब आपको फ्यूचर में बेनिफिट हो जाएंगे। ठीक है, तो डेफर्ड टैक्स एसेट है आपका, कि एसेट है लेकिन डेफर्ड है। ठीक है, तो आप आज इसको रिकॉर्ड करें, लेकिन इसमें भी यही है कि आप इन केसेस में जो है ना वो जो है ना रिकॉर्ड जो है ना नहीं कर रहे हो। उसके बाद ये इसमें कुछ चीज है, पिलर 2, ग्लोबल मिनिमम टैक्स एक्सेप्शन। ठीक है, आप हर केस में डेफर्ड टैक्स एसेट लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते होते हैं जो भी मतलब बने, लेकिन ना पिलर टू कहते हैं कि एक ना एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब इसमें कोई 38 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। वो कहते हैं कि यार जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं ना, ठीक है, वो क्योंकि डिफरेंट मुल्कों में काम कर रही होती हैं, तो लिहाजा वो किसी कंट्री में 5% रेट है, किसी में 3, किसी में 2, किसी में 29 भी है जैसे पाकिस्तान में। तो वो कहते हैं कि यार उन्होंने ना तमाम टैक्सेशन पे करने ही करने हैं जिन जिन कंट्रियों में वो हैं। ठीक है, उन्होंने मिनिमम 15% टैक्स लाजमी देना है। ठीक है, तो इस केस में वो फिर ना आपको थोड़ी सहूलत देता है। वो कहता है क्योंकि आप डिफरेंट कंट्रीज में काम कर रहे हैं, तो आपके जो अकाउंट्स वगैरह हैं वो डिफरेंट हैं, डिफरेंट उस पे रेगुलेशंस हैं। ठीक है, तो आप तो मतलब जो है ना खप ही जाएंगे यार, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक ही है, लेकिन जिस जिस कंट्री में काम कर रहे हैं उसके टैक्स लॉज डिफरेंट हैं, तो आपके तो बड़े फर्क आएंगे। ठीक है, तो इन फर्क से बचने के लिए, मतलब इन कम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए वो कहते हैं कि आप जो है ना डेफर्ड टैक्स वगैरह की इम्प्लीकेशन अपने उसमें ना लें, लेकिन कम से कम 15% टैक्स लाजमी पे कर दिया करें। तो मैंने पिलर 2 जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स है ना, इसकी भी आपको एक एग्जांपल के साथ जो है ना बता दी, कि जैसे उन्होंने बताया हुआ है कि वो कंपनियां, वो मल्टीनेशनल कंपनियां जिनका जो है ना रेवेन्यू कोई 750 यूरो से ज्यादा है, ठीक है, मिलियन से, तो वो फिर क्या करें, 15% कम से कम टैक्स लाजमी दिया करें। ठीक है, और वो डेफर टैक्स वाली ये जो बातें जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं ना, ये वो ना करें। वो स्टैंडर्ड कहता है कि अगर आपने किसी कंट्री में 5% दिया है, जैसे लिखा हुआ है कि अ मल्टीनेशनल ग्रुप ऑपरेट इन पाकिस्तान एंड अबू धाबी। ठीक है, इन अबू धाबी, इन दुबई, सॉरी, इन दुबई इट पेज ओनली 5%, मतलब दुबई में उसने 5% दिया है। तो स्टैंडर्ड कहता है कि अंडर पिलर 2 द ग्रुप मस्ट पे एन एक्स्ट्रा 10% टॉप अप टैक्स जिसे कहते हैं, टू रीच द मिनिमम 15%। ठीक है, तो मिनिमम 15% उसने पे करना ही करना है। ठीक है, वो मिनिमम क्या, वो पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना 29% रेट है, तो वो तो 29 और 5 34% भी पे कर रहा होगा। ठीक है, तो उसको फिर सैंड उसको सहूलत देता है कि यार आपने डेफर टैक्स वगैरह के मामला में नहीं पड़ना, आप उसमें वो ना करें। ठीक है जी, डेफर्ड टैक्स की मेजरमेंट है, मेजर द बैलेंस एट टैक्स रेट दैट आर एक्सपेक्टेड टू अप्लाई इन द पीरियड। आपने डेफर्ड टैक्स किस रेट पे कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये फ्यूचर में रिवर्स होने हैं। तो स्टैंडर्ड कहता है कि जिस रिपोर्टिंग डेट पे आप खड़े हो ना, जो भी सब्सटेंशियली इनेक्टेड रेट हो, उसी पे आपने डेफर्ड टैक्स को कैलकुलेट करना है। ठीक है, डेफर्ड टैक्स मतलब 3 सालों में, 5 सालों में, जब भी रिवर्स हो, स्टैंडर्ड कहता है कि आपने इन चक्रों में नहीं पड़ना, आपने इनकी डिस्काउंटिंग वगैरह नहीं करनी। ठीक है, मतलब इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कोई एलिमेंट आपने इनकॉर्पोरेट नहीं करना। करंट एंड डेफर्ड टैक्स शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम और एक्सपेंस इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट। वो आपको पता ही है कि जो भी करंट टैक्स एक्सपेंस होगा, इनकम होगी, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने जो है वो जा रहे होंगे। ठीक है, और इनसे रिलेटेड जो लाइबिलिटी है वो आपकी बैलेंस शीट में शो हो रही होगी। ठीक है, तो जी ये स्टैंडर्ड था। इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। ठीक है, आपने आराम से ध्यान से इसको जो है ना पढ़ना है। थोड़ा टेक्निकल स्टैंडर्ड है, लेकिन इतना भी टेक्निकल नहीं है कि इसको किया ना जा सके। ठीक है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी ना, ये बड़ी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी, और इंशाल्लाह आपको चीज़ें बहुत अच्छी समझ आएंगी। अब हम जो है ना अपने नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड है ना IFRS 16, उस पे मूव करते हैं। अगर आपका कोई भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हो या नोट्स वगैरह जो हैं, मैंने उनको सर को बता दिए कि काइंडली अपलोड कर दें। ठीक है,
ताकि आप इनको पढ़ें, क्योंकि देखें इसमें हम ना क्लास में बोल के बता रहे होते चीजें, और मैं पहले इसको ना तैयार करता हूँ लेक्चर्स को। ठीक है, तो मैं जो है ना बोल रहा होता हूँ वो वही होता है जो इधर लिखा होता है। ठीक है, मोस्टली केसेस में वही होता है। तो आप जो है ना इनको जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपके तमाम जो क्यूरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, वो भी साथ साथ एड्रेस हो रहे होंगे। तो